हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक थ्योरम पे। थॉर्नडाइक का अध्ययन का सिद्धांत है, इसकी हम बात करेंगे। ये जो थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस थ्योरी से क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम सीटेट हो गया, बीटेट हो गया, या और जो आपके स्टेट लेवल के टीचिंग एग्जाम है उनमें आते रहते हैं। अगर आप डीएलएड में है, डीएलएड में या फिर बीएड में, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इस थ्योरी को हम बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे। देखते हैं सबसे पहले तो जो मनोवैज्ञानिक थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, हम उसे थॉर्नडाइक कह देते हैं, लेकिन जो उनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। अमेरिका के थे, यूएस। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और ये क्या थे उनको, ये जो वैज्ञानिक थे उन्होंने स्टडी किया था, जो पशु थे उन पे स्टडी किया था, एनिमल्स को स्टडी की थी। तो ये क्या थे, पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, जो इनकी इम्पोर्टेंट बुक है वो है एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन फर्स्ट। ये तो डिटेल हो गई एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अब इसके बाद हम देखेंगे जो उन्होंने नियम दिया था, जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, उसका जो नाम है उसको वैसे तो कई नामों से जाना जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो प्रचलित नाम वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब इसमें क्या होता है कि आ, सबसे पहले हम देखेंगे इसके और क्या क्या नाम। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसके बाद है आवृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है संयोजन या बंधवाद का सिद्धांत, इसको कनेक्टिविज्म भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिविज्म या थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म भी इसको कहा जाता है। अब देखते हैं ये जो सिद्धांत था इसको हुआ क्या था। जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने प्रयोग किया था एक बिल्ली पर। एक बिल्ली थी, उसको उन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब इस बॉक्स को इस तरह से बनाया कि इसके अंदर तो एक लीवर था, इसके अंदर एक लीवर, जैसे कि ये देखिए, ये लीवर हो गया और ये बिल्ली हो गई, ये गेट हो गया और ये पिंजरा है। इसको क्या कहा जाता था? इसको पजल बॉक्स कहा, इसको पजल बॉक्स कहा गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, एक होता है चालक, दूसरा होता है लक्ष्य, तीसरा बाधा। चालक, लक्ष्य, बाधा। अब हम देखेंगे चालक यहाँ पर क्या है। चालक यहाँ पर क्या है, चालक की बात करेंगे तो चालक है यहाँ पर भूखी बिल्ली। भूखी बिल्ली, भूखी बिल्ली क्यों? क्योंकि इन्होंने जो परीक्षण किया था उसमें ऐसी बिल्ली को लिया था जो कि भूखी थी, और उसको उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया जिसको पजल बॉक्स में कहा जाता है। अब नेक्स्ट है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? अब देखो, कोई अगर भूखा है, कोई अगर भूखा है तो उसका जो लक्ष्य है, मोटिव है, वो क्या होगा? तो उसकी प्राइमरी नीड है वो तो क्या होगी कि भूख को मिटाना है। तो यहाँ पर जो भूखी बिल्ली है तो उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भूख मिटाना या फिर भूख शांत करना। लेकिन अब यहाँ पर जो तीसरा है बाधा। अब यहाँ पे बाधा क्या है? चालक तो भूखी बिल्ली होगी, लक्ष्य क्या है? भूख को मिटाना, या फिर जो मांस का टुकड़ा है, जिसमें इन्होंने बाहर एक मांस का टुकड़ा रखा था, या फिर कहीं जगह पे देखने को मिला है कि जो मछली थी उसका प्रयोग किया था। तो हम यहाँ पर मछली लिख देते हैं, भूख को मिटाना। अब मछली यहाँ पर बाहर। बाधा क्या है? अब अगर हमने बिल्ली को अंदर रख दिया इसी बॉक्स के अंदर, तो बाधा क्या हुई? बाधा हुई बॉक्स। ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये बाधा है, क्योंकि बिल्ली इस बॉक्स के बाहर आ ही नहीं पा रही। अब देखते हैं इसमें हुआ क्या था। इसमें हुआ ये था, जैसे कि एक भूखी बिल्ली थी, इसको उन्होंने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब इस बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ है। ये जो देखिए, ये जो पुलिस सिस्टम है, एक लीवर सिस्टम लगाया हुआ है। इस सिस्टम से ये गेट है जो कि खुल जाता है। अब अगर बिल्ली इस लीवर को दबा देगी, इस बटन को दबा देगी, तो गेट खुल जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, उन्होंने जैसे ही बिल्ली को अंदर रखा, अब बिल्ली को इस समय कुछ नहीं पता है,
बिल्ली को यहाँ पर कुछ नहीं पता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंसाइटफुल लर्निंग होती है, जो इंसाइटफुल लर्निंग होती है, इसको थॉर्नडाइक ने क्या किया, नकार दिया। इन्होंने कहा कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो अचानक से दिमाग में। उन्होंने इसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि इंसाइट जैसा कुछ भी लर्निंग में नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर एक बिहेवियर होता है, जो बिहेवियर को मोल्ड किया जाता है। अब देखेंगे क्या हुआ। इन्होंने क्या किया, बिल्ली को पहली बार बंद किया बॉक्स के अंदर। बिल्ली भूखी है, बाहर मछली रखी हुई है, बिल्ली को मछली तक आना है, लेकिन बीच में बॉक्स है क्योंकि वो बॉक्स के अंदर है। अब बिल्ली ने क्या किया, अब बिल्ली को कुछ भी नहीं पता है, उसको नहीं पता कि वो कैसे निकलेगी, कहाँ जाएगी। तो बिल्ली क्या की, वो उस बॉक्स में घूमने लगी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, पिंजरे से बाहर निकलने की। तब क्या हुआ, अचानक से उसका पैर इस लीवर पे पड़ गया। जो लीवर है, इस लीवर पर पैर अचानक से पड़ा। अभी बिल्ली को समझ में नहीं आया कि कैसे खुला। अब ये गेट खुला, अचानक से खुला, बिल्ली बाहर आई और मछली तक पहुंच गई। अब यहाँ पर लर्निंग नहीं हुई। अब यहाँ पर दूसरी बार उन्होंने फिर बंद किया, तीसरी बार बंद किया, चौथी बार बंद किया, पांचवी बार बंद किया, छठवीं बार बंद किया, सातवीं बार बंद किया। इस तरह से वो इसको बंद करते गए। अब जब कई बार ऐसा हो गया, तो बिल्ली क्या सीख रही है यहाँ पे? बिल्ली ये सीख रही है कि अगर मैं इस लीवर को दबाऊंगी, ये जो लीवर है इसको मैं दबाऊंगी, तो ये वाला गेट खुल जाएगा और मैं बाहर आ जाऊंगी। जो मछली रखी है उसको मैं पालूंगी और मेरी भूख मिट जाएगी। तो यहाँ पर जो लर्निंग हो रही है, वो बिल्ली की जो लर्निंग हो रही है, वो एक बिहेवियर से हो रही है। जो बिहेवियर है उसको मोल्ड किया जा रहा है, बार बार उसको सिखा कर। अब बिल्ली यहाँ पर सीख क्या, जब ये प्रोसेस कई बार हो गया, जब प्रोसेस कई बार हो गया, तो बिल्ली ने सीख लिया कि अब मुझे अगर भूख लगी है तो मैं इस लीवर को दबाऊंगी और गेट खुल जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगी। तो यहाँ पर बिल्ली ने ये चीज सीख ली। ये जो प्रयोग किया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मजेदार प्रयोग रहा। अब देखते हैं इसके बाद इस प्रयोग से हमें क्या जो नियम है, जो सीखने को मिलती है चीजें, जो कि लर्निंग के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रमुख नियम। अब देखिए जो थॉर्नडाइक का नियम था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है अधिगम के मुख्य नियम और सेकंड है अधिगम के गौण नियम। अब देखियो अधिगम के मुख्य नियम, तत्परता का नियम। पहला है तत्परता का नियम, ये आएगा अधिगम के मुख्य नियम पे। और ये वाले गौड़ नियम हो गए। तो अधिगम का जो मुख्य नियम है उसके तीन नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। प्रभाव के नियम में क्या होता है, प्रभाव के नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ रेडिनेस। लॉ ऑफ रेडिनेस, इसका सिंपल से एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं। आपने दिन भर काम किया, आप थक गए हो, आप मेंटली थक गए हो और आपकी बॉडी भी थक गई है। तो क्या आप ऐसे समय में पढ़ाई कर पाएंगे? क्या आप ऐसे समय में पढ़ पाएंगे? हमारा मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो हम उस चीज से समझ सकते हैं इसको, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यहाँ पर हम क्या है, हम मेंटल रूप से तैयार नहीं है पढ़ने के लिए, और अगर हम थके हुए हैं तो हम फिजिकल रूप से भी प्रिपेयर नहीं है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मेंटली और फिजिकली रूप से हम प्रिपेयर नहीं है लर्निंग के लिए, तो लर्निंग नहीं हो पाएगी, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ अफेक्ट। लॉ ऑफ अफेक्ट में देखो क्या आता है, लॉ ऑफ अफेक्ट में आता है पनिशमेंट आ जाती है, रिवॉर्ड आ जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हम देखेंगे जैसे किसी बच्चे ने क्लास में, कक्षा में एक अच्छा काम किया, उसने बहुत ही सुंदर लिखा, तो हमने उसकी तारीफ कर दी कि बेटा आपने बहुत अच्छा लिखा, और हमने उसको गुड दे दिया, गुड, वेरी गुड, टॉफी गुड, इस तरह से हम उसको दे देते हैं और बच्चा खुश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे को क्या है, बच्चे को क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चे को एक सेटिस्फेक्शन हो रहा है। ये यहाँ पे पनिशमेंट, रिवॉर्ड और सेटिस्फेक्शन। अब क्या सेटिस्फेक्शन हो रहा है, वो संतुष्ट हो रहा है क्योंकि उसको खुशी मिल रही है। आपने उसकी तारीफ कर दी, आपने कुछ उसको चॉकलेट दे दी, टॉफी दे दी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब जो संतुष्टि है उसे, वो ये है, और उसको रिवॉर्ड क्या मिला कि उसने एक अच्छा काम किया और उसको रिवॉर्ड मिला। तो अब क्या करेगा, वो चीजें कोशिश करेगा कि अगली बार भी वो अच्छे से वो काम करे जो काम दिया है। वहीं पर अगर किसी बच्चे ने एक अच्छा काम किया है,
और आप उसको क्या करें, आप उसको डांट दें, आप पनिशमेंट दे दें उसको, तो क्या वो दोबारा वो काम करेगा? अगर आप लगातार ऐसा करेंगे, अगर उसको हर बार आप उसको डांटेंगे, तो क्या दोबारा वो काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो डरने लगेगा कि अगर उसने दोबारा किया तो आप फिर से उसको डांटोगे, तो एक अफेक्ट, वो अफेक्ट हो रहा है, तो उसको लॉ ऑफ अफेक्ट कहा जाता है, प्रभाव का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, अब अभ्यास का नियम क्या कहता है? जब हम स्टडी करते थे 10th में थे, 11th 12th में थे, और जिसके पास मैथ थी, तो टीचर्स कहते थे कि आपको क्या करना है, आपको जो एक्सरसाइज है आप इसको बार बार सॉल्व करो, क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करो, आपको समझ आए। ठीक है, तो वहां पे अभ्यास हो रहा है, लगातार अभ्यास हो रहा है, अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो हम सीखते रहेंगे। अब क्या हुआ, ये जो अभ्यास का नियम है, इसको बाद में दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम, इसको स्मृति का नियम भी कहा जाता है, और अनुपयोग का नियम इसको कहा जाता है विस्मृति का नियम। उपयोग का नियम क्या कहता है? उपयोग के नियम की हम बात करें तो ये कहता है कि अगर हम चीजों को बार बार रिवाइज करें, बार बार प्रयोग करें, जो हमने सीखा है बार बार उसका प्रयोग करेंगे, तो वो चीज क्या होगी, वो चीज लगातार आगे कंटिन्यू होती रहेगी, मतलब हमको वो चीज याद रहेगी। वहीं अगर अनुप्रयोग के नियम की बात करें, तो अनुप्रयोग के नियम में इसको विस्मृति का नियम कहा जाता है, मतलब लॉ ऑफ फॉरगेटिंग भी इसको कह सकते हैं। ऐसा तब होता है, हमने देखा है कि अगर हम जो चीज हमने आज पढ़ी है, अगर हम 3-4 महीने बाद उसको पढ़े और हमने रिविजन नहीं किया है, तो हम उसको भूलने लगते हैं। तो यहाँ पर विस्मृति हो रही है, हम उसको भूल रहे हैं, तो जिसको अनुप्रयोग का नियम किया कहा गया, मतलब हम उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, दूसरा उपयोग कर रहे हैं। तो ये तो हो गए मुख्य नियम। अब नेक्स्ट देखते हैं अधिगम के गौड़ नियम। अधिगम के जो गौड़ नियम क्या कहते हैं, ये बहुकारता का नियम है, इसको आप सही कर लेना। बहुकारता का नियम। नेक्स्ट है मानसिक दशा का नियम। नेक्स्ट आंशिक या तत्वों की समर्थता का नियम, सादृश्यता का नियम, सैचरता स्थानांतरण का नियम। अब देखेंगे जो अधिगम के गौड़ नियम है, इसमें फर्स्ट है बहुकारता। क्या बहुकारता का नियम क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स क्या कहता है, बहुकारता का नियम क्या कहता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है कि हम एक बार में अगर आंसर हमें नहीं मिल पाता है, तो हम दूसरी तरह से ट्राई करते हैं, तीसरी तरह से ट्राई करते हैं, मतलब कि जब तक एक रिस्पॉन्स आपको सेटिस्फाई नहीं करता है, तब तक आप उसको मल्टीपल रिस्पॉन्स दें। जैसे कि एक क्वेश्चन मिला आपको, आपने एक विधि से सॉल्व किया, आप नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, एक नया रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आप क्या करोगे, उसको दूसरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम को कई अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, तो वहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल जो रिस्पॉन्स होता है वो काम में आता है। नेक्स्ट देखते हैं मानसिक दशा का नियम। मानसिक दशा का नियम अगेन फिर से वही बात की, आप जिस जो भी चीज आप माइंड में लेके काम करेंगे, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग से काम करेंगे या फिर नेगेटिव थिंकिंग से काम करेंगे, तो जो रेस्पॉन्स होता है, जो आउटकम होता है, वो उसी पर डिपेंड करता है, इसको मानसिक दशा का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है आंशिक या तथ्यों की समर्थता का नियम। ये क्या कहलाता है, अब देखते हैं, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे क्या हुआ, आपने किसी बच्चे को टास्क दे दिया, टास्क क्या दिया उसको कि आपको 2+4+3 डिवाइड बाई 2 ये करना है। अब क्या करेंगे कि जो बच्चा है, तो स्टार्टिंग में हम अगर आपसे इस समय ये क्वेश्चन करने को कहें, तो आप मन में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, बट एक बच्चे की दृष्टि से ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां पर हमें क्या करते हैं, सबसे पहले 2+4 को ऐड करते हैं, 2+4 कितना हुआ, 2+4 हुआ 6, और इसका 3/2 ये हो गया। अब इसके बाद फिर से 6+3 9/2, अब क्या होगा 4.5 आंसर है। अब यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको एक बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे लेके चलते हैं। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसको क्या किया हमने, छोटा किया। इस प्रॉब्लम को पहले हमने इस प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, फिर इसमें, उसके बाद आंसर आया। मतलब कि एक बड़ा काम है और आप क्या कर रहे हैं कि उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में करके कर रहे हो। तो वहां पर जो रूल फॉलो होता है, जो लॉ फॉलो होता है, वो आंशिक तथ्यों की समर्थता का नियम फॉलो होता है। नेक्स्ट है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम क्या कहला जाता है, इसको लॉ ऑफ एनालॉजी भी कहा जाता है। एनालॉजी में क्या होता है कि समानता जहां पर होती है, जहां पर समानता होती है वहां पर सीखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, जैसे कि हम छोटे होते हैं तो छोटी साइकिल चलाते हैं, उसके बाद जब बड़े होते हैं तो क्या हमें बड़ी साइकिल चलाने की ट्रेनिंग फिर से लेनी पड़ती है। हम धीरे धीरे सीख जाते हैं उसको, क्योंकि सादृश्यता उसमें ये होती है कि हमने एक साइकिल चलाई है, उसके बाद दूसरी साइकिल चलाएंगे, उसके बाद आप और साइकिल चलाओगे। साइकिल कई तरह की होती है, इससे गियर वाली साइकिल भी हो सकती है, रेंजर साइकिल भी हो सकती है, या फिर एटलस की जो साइकिल्स होती है वो हो सकती है। तो हमने क्या किया, लॉ ऑफ एनर्जी एनर्जी यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप उसको सादस्यता के तौर पर सीख रहे हैं और वो आप करते चले जा रहे हैं। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 2+4 इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन बच्चों को दे दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या किया, 5+1 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे एनालॉजी क्या है, एनालॉजी क्या है कि ये जो प्लस है, ये जो प्लस का साइन है, ये जो चिन्ह है, इसको देख के बच्चा समझ जाएगा कि हमें यहाँ पे ऐड करना है, हमें एडिशन करना है। तो स्टार्टिंग में ये चीजें होती हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल चीजें होती हैं। उसके बाद जब हम धीरे धीरे सीखते जाते हैं तब ये चीजें आसान बनती हैं। तो इस तरह से सादृश्यता के नियम समझा जा सकता है। नेक्स्ट है सहचरता स्थानांतरण का नियम। सहचरता स्थानांतरण का नियम क्या कहलाता है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो लर्निंग है, लर्निंग है उसका ट्रांसफर हो रहा है, लर्निंग का ट्रांसफर हो रहा है। अब लर्निंग का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, जैसे सपोज किया एक दिया जल रहा है, या फिर एक स्टोव पर पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है, ठीक है। अब एक बच्चा आया, अब बच्चे ने क्या किया, इस पानी में उंगली डाल, इस पानी में हाथ डाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ यहाँ पर क्या होगा कि पानी गर्म लगेगा और वो हाथ झटके से बाहर खींच लेगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, अब देखते हैं इस क्रिया में होता क्या है। इस क्रिया में ये हुआ कि बच्चा गया, हाथ डाला उसने, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पानी गर्म था, अब उसको दर्द हुआ, पेन हुआ, दर्द महसूस हुआ, हाथ बाहर खींच लिया। अब यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट बना उसके माइंड में, जो लर्निंग हुई इस बिहेवियर से, वो ये लर्निंग हुई कि कोई भी गर्म चीज है मुझे उसमें हाथ नहीं डालना, कोई भी गर्म चीज है मुझे उसमें हाथ नहीं डालना, क्योंकि अगर मैं हाथ डालूंगा तो मैं फिर से जल जाऊंगा, फिर से दर्द होगा। तो यहाँ पर जो लर्निंग है, लर्निंग यहाँ पर ये थी कि गर्म चीज है, वहां पर हमें हाथ नहीं डालना है, उसको नहीं छूना है। तो ये लर्निंग क्या हो रही है, ये लर्निंग स्थानांतरित होती चली जा रही है, इस लर्निंग का ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर कैसे हो रहा है कि आज पानी लगा हुआ है, कल को यहाँ पर चाय अगर रखी होगी, दूध गर्म होता होगा, तब भी वो ये चीज नहीं करेगा, क्योंकि जो ट्रांसफर हुआ है लर्निंग का वो आगे बढ़ता चला जा। तो इसको सहचरता स्थानांतरण का नियम कहा जाता है। ये जो नियम, मुख्य नियम और गौड़ नियम की दो तरह के नियम होते हैं। इसको हमें अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि इस नियम से, जो ये नियम है, इनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत है। तो इस तरह से हमारा थॉर्नडाइक का नियम समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आएगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।